हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग न्यू क्लास अपनी स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा में। और वेक्टर अलजेब्रा में जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे उसमें यूनिट वेक्टर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर सपोज डेट आपके पास कोई वेक्टर ए हो, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 हो जाए और डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाए तो हम उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर को एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और ए कैप इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है। इसको एक कैप रीड करते हैं, एक कैप, इस तरीके से। तो इसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका हम डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, बस आपको फार्मूले में इतने याद रखना होगा कि एक कैप, इसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक्सेज होता है, इस तरीके से हमारे पास एक्सेज हो गए। इसको हमने एक्स एक्सेज, वाई एक्सेज एंड जेड एक्सेज बोल दिया। देखिए एक्स एक्सेज की डायरेक्शन को हम आई कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए इस पर ए पॉइंट है और हमारा मैग्नीट्यूड यहाँ ओ से ए तक 1 है, तो इसे 1 आई यानी आई कैप बोलेंगे। ऐसे वाई पर बी होता है तो इसे ओ बी जो वेक्टर हो जाएगा हमारे पास, इसको जे कैप बोलेंगे। जेड पर सी होता है तो ये हमारे पास जो ओ सी वेक्टर हो जाएगा, इसको हम के कैप बोलेंगे। मेन ओ ए वेक्टर, ये सभी यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। ये आई कैप, ओ बी, जे कैप और ओ सी हमारे पास के कैप होगा। यहाँ ये समझने की बात है, ओ ए ओ बी ओ सी वेक्टर ही है, बट आई जे के कैप का मतलब यूनिट वेक्टर हो गया। बस शॉर्टकट में इसको हमने बता दिया कि आपका यूनिट वेक्टर हो गया और कुछ नहीं। तो इसको इसी तरीके से आप समझिएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। हमारे पास एक्सेज सेम इसी तरीके से एक्सेज होता है, एक्स एक्सेज, वाई एक्सेज, जेड एक्सेज, 3 डायमेंशन में हम लोग रीड कर रहे हैं। सपोज डेट हमारे पास ये एक्स एक्सेज होता है और ये वाई एक्सेज, दिस आपके पास जेड एक्सेज है। और यहाँ पर कोई भी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, यहाँ पर ओ है, हमें ओ पी निकालना है, ओ पी वेक्टर निकाल लेना है। ओ पी वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये ओ पी वेक्टर निकालना है, ओ पी वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ओ पी वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, ये जो एक्स वाई प्लेन है आपके पास, एक्स वाई प्लेन 3 डायमेंशन में ये आपके पास एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। इस प्लेन में आप परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। इस पे आप पी से परपेंडिकुलर ड्रा करो और जैसे ही आपने पी से परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करो। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका कोई भी नाम लिख दो, सपोज डेट टी लिख दिए आप। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है, ये टी पी जो होगा वो जाहिर सी बात टी पी ओ से यहाँ पी के पैरेलल, यहाँ पी के पैरेलल ऐसे आप लाइन बनाओगे ऐसे पैरेलल, तो यहाँ पे आके कहीं कट करेगा। इसका मतलब ये जो पी पॉइंट होते हैं, अगर मैंने इसको एक्स वाई जेड लिखा है तो ये जेड एक्सेस पर जेड के होगा, ये जेड के होगा। इस तरीके से आपका जेड के हुआ होगा। और यहीं से अगर मैं वाई एक्सेस पर परपेंडिकुलर ड्रा करता तो ये वाई जे हुआ होता, इधर वाई जे होता। एक्स एक्सेस पर हमारे पास एक्स आई होता, इस तरीके से होता। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ये टी पी जो है ओ एम के इक्वल हो जाएगा। ओ एम के इक्वल, आप हाँ हो सकता है 3D में आपको ऐसा ना दिख रहा हो, इसलिए कि आपको प्लेन दिख रहा हो, बट ये इमेजिन कीजिए कि एक्स वाई ये अर्थ में है और ये जेड परपेंडिकुलर है आपका। तो जाहिर सी बात पी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करो जो टी पे आएगा, और टी पी जो है वो एम ओ एम के इक्वल होगा, यानी ये टी पी वेक्टर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और हमें ओ पी वेक्टर चाहिए। अगर आपको ओ पी चाहिए तो आप ऐसे इसको ज्वाइन करोगे यहाँ पर, और ये भी आपका परपेंडिकुलर होगा। ये आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये होगा परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि ओ पी जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा ओ टी वेक्टर प्लस
टीपी वेक्टर। अब ओटी को आप कैसे निकालोगे, देखो आपको ओटी ये निकालना है। ओटी निकालने के लिए आप ये कहोगे भाई देखिए ये एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट। तो आप यहाँ से इस पे ऐसे पैरेलल जब ड्रा करोगे तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, मीन ये वाई जे हो जाएगा। तो एक्स आई प्लस वाई जे ये हो जाएगा आपके पास। तो ओटी क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ये जो टीपी हुआ, टीपी आपका ओएम के इक्वल हुआ, यानी जेड के हो जाएगा ये। तो ओपी इस तरीके से आपका निकल आया। यानी कोई भी पॉइंट दिया गया होगा तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ हम आई, वाई के साथ जे, जेड और जेड के साथ के लगा के यूनिट वेक्टर का, और हम प्लस लगा लेंगे। इस तरीके से हम लिख लेंगे। माइनस होगा तो माइनस लग जाएगा, नहीं तो प्लस ही हम लिखेंगे। तो ओपी इस तरीके से पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा। देखिए कभी भी पोजीशन वेक्टर की बात की जाए तो इसका मतलब वो ओरिजिन के अगेंस्ट की जा रही है, इतना याद रखिएगा। मतलब ओरिजिन के अगेंस्ट की जा रही है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, इसका मतलब हुआ मैं इसको ऐसे शार्ट में लिखूंगा ओपी, ऐसे लिखूंगा। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरीके से आप इसको लिखोगे। एक्स वाई जेड क्या है, ये स्केलर कंपोनेंट ऑफ ओपी, स्केलर कंपोनेंट ऑफ ओपी एक्स वाई जेड होंगे। इसी स्केलर कंपोनेंट को कुछ लोग हैं इसको बोल देते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसी स्केलर कंपोनेंट का एक दूसरा भी नाम होता है इसी का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये नाम है, इसको याद रखिएगा, स्केलर कंपोनेंट, या कुछ लोग इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है ये समझिए। वेक्टर कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर पी, या आप ओपी लिख सकते हो। बी एक्स आई वाई जे एंड जेड के कॉमा लगा के आप लिख दीजिएगा। तो ये आपके वेक्टर कंपोनेंट हुए। मेन आप क्या कहोगे, एक्स वाई जेड स्केलर कंपोनेंट हुआ, एक्स आई वाई जे जेड के वेक्टर कंपोनेंट हुआ। इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट गिवन होगा तो उससे हम स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन हो गया 3i माइनस 4j प्लस 6k। आपसे पूछा जाए फाइंड स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट आप इसका बताओ। स्केलर कंपोनेंट आपके पास इसका क्या हो जाएगा। तो स्केलर कंपोनेंट जैसे ही पूछा जाएगा आप यहाँ पे लिखोगे स्केलर कंपोनेंट इक्वल टू 3, -4 एंड 6। और जैसे ही इसमें पूछा गया इसका वेक्टर कंपोनेंट बता दो, वेक्टर कंपोनेंट बता दो। आपसे पूछा गया वेक्टर कंपोनेंट बताओ, तो आप तुरंत कहोगे 3i, -4j, 6। इस तरीके से आप बोल दोगे। तो स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट आपके पास हो गया। उसके बाद वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, हम इसी में एक अलग हमारा कॉन्सेप्ट आ गया, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट्स हो जाए और उसका वेक्टर क्या होगा, तो ये हम लोग अब सीखेंगे। आइए इसको सीखते हैं। सपोज दैट हमारे पास 3D होता है, 3 डायमेंशनल, और इसमें ए बी 2 पॉइंट हमारे पास होते हैं। एक पॉइंट हमारे पास ए होता है और दूसरा पॉइंट बी होता है। अब आपसे कोई ये पूछे कि आप ए बी बताओ क्या होगा, ए बी, यही आपसे कोई पूछे ए बी बताओ क्या होगा, लेकिन उसके पहले ए बी पूछ रहा, उसके पहले आपको ए का पॉइंट बता देगा कि x1 y1 z1 है और b x2 y2 z2 है। इस तरीके से बोल दिया गया है। देखिए इस तरीके से अगर आपको ए बी निकालना है तो आप यहाँ बोलोगे कि भाई ठीक है, ये हमारे पास एक्सेज हैं, जैसे x एक्सेज हुआ, ये y एक्सेज हो गया और ये आपके पास z एक्सेज हो गया।
अब आप यहाँ ओरिजिन को ओ कह दो, ओ से ए को ज्वाइन कर दो, ओ ए सबसे पहले, ओ बी को ज्वाइन कर लो। देखिए ओ ए और ओ बी को आपने ज्वाइन कर लिया, आपको ए बी फाइंड आउट करना है, तो पोजीशन वेक्टर से आप लिख लो। अगर ओ ए हम आपको निकालना है, ओ ए वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 हुआ, इसका मतलब x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के हो जाएगा। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर आप भी ओ बी निकालोगे आप, तो हो जाएगा x2 i प्लस y2 j प्लस z2 के आपके पास हो गया। आपको ए बी निकालना है। देखिए हम ये जानते हैं कि एक डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में निकालेंगे। जैसे हम ओ से ए की डायरेक्शन ले लें, ए से बी की डायरेक्शन ले लें, ओ ए प्लस ए बी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ ओ ए प्लस ए बी। ऐसा जब हम इसका सम करेंगे तो फर्स्ट यहाँ ओ से स्टार्ट किया था, ओ से ए की तरफ मूव किया, और जहाँ ये समाप्त हुआ वहाँ से दूसरे ए बी का टेल स्टार्ट किया, हेड यहाँ पर आ गया, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन किया, ये हमारा ओ बी आ गया, तो इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। हमें यहाँ पर ओ बी लिखना चाहिए, तो इक्वल टू ओ बी हो गया। अच्छा ओ बी तो आ गया, लेकिन मुझे निकालना तो ए बी है। अब मैं लिखूँगा ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। इसी बात को हम ऐसे लिखेंगे कि ए बी इक्वल टू, अगर आपसे कहीं कोई पूछे ए बी क्या होगा, तो आप कहोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसका मतलब जो लास्ट में होता है पहले उसका पोजीशन वेक्टर, उसके बाद जो इनिशियल होता है उसका पोजीशन वेक्टर। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब इसको चलिए यहाँ पर जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व भी कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ओ बी लिखा है, ओ बी पॉइंट क्या है, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k दिस, और इससे मैं माइनस कर दूंगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, इसको माइनस कर दिया गया। अब माइनस करके लिखूंगा। देखिए माइनस में ये होता है कि i के कोफिशिएंट i से माइनस होगा, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 के। इस तरीके से आप ए बी निकालोगे। अगर दो पॉइंट आपके पास गिवन हैं तो उसको वेक्टर निकालने का ये आपके पास एक तरीका होता है, इस तरीके से आप निकालोगे। इसी के साथ हम कुछ स्पेशल कंडीशन सीख लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए है और ए को लिखा गया है a1i प्लस b1j प्लस c1k, और हमारे पास दूसरा वेक्टर है b। ये b वेक्टर जो है वो लिखा गया a2i प्लस b2j प्लस c2k। इस तरीके से आपके पास दो वेक्टर लिखे गए हैं। और यहाँ पर ए बी तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर a1 b1 c1 ये जो होते हैं स्केलर कंपोनेंट होते हैं, इसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ से आप ये लिखोगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू a1 b1 c1, बस ऐसे कॉमा लगा के लिख दोगे आप, तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। यहीं पर हम ये सीखेंगे कि अगर हमें इसका मॉड निकालना होता तो क्या होता, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए अंडर रूट के साथ हमारे पास हो जाएगा आई कोफिशिएंट का स्क्वायर मीन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला से होता है और 11th क्लास में आपने इसको पढ़ा होगा। मुझे पूरी तरीके से याद है कि आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो इसको इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा कि मॉड ऑफ ये होता है। अगर यहीं पर हम एक कैप निकालने की बात करें तो मैंने यही तो कहा था वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर ए क्या है, a1i प्लस b1j प्लस c1k अपॉन मॉड ऑफ। देखिए ये जो मॉड ऑफ होता है, इसी बात को हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा a1 स्क्वायर। ये इस तरीके से आप लिख सकते हो सिग्मा a1 स्क्वायर, और इसका अंडर रूट कर लो। तो ऐसी बात को हम ऐसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं
सिग्मा A1 स्क्वायर दैट इज A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये कुछ बेसिक बातें हुई जो मैंने बताया। अब यहीं से सपोज डैट आपके पास ये आ जाए वेक्टर A एंड B इक्वल, इफ़ A इक्वल टू B, ऐसा कंडीशन हो जाए। इफ़ दिस, अगर ऐसा बोल दिया जाए कि दोनों इक्वल हैं तो ठीक है। अगर ये इक्वल हैं तो आप यही बोलोगे, अगर ये इक्वल हैं तो ये इनके कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे। इसका मतलब हुआ A1i प्लस B1j प्लस C1k, और ये इक्वल होगा A2i प्लस B2j प्लस C2k। मीन आप ये कहोगे i कोफिशिएंट i के साथ इक्वल होगा, j कोफिशिएंट j के साथ इक्वल होगा, और k कोफिशिएंट k के साथ इक्वल होगा। इस तरीके से आप बोलोगे। यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिल गया। वो रिजल्ट ये होता है कि A1 इक्वल टू A2, B1 इक्वल टू B2, C1 इक्वल टू C2। इफ़ दिस देन ये कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आ रही तभी इक्वल होगा, नहीं तो इक्वल नहीं होगा। और इक्वल दिया गया है तो ये कंडीशन श्योर होगा, ये कंडीशन होगा तो इक्वल होगा, ये आप कहोगे। इसी के साथ डायरेक्शन रेशियो भी हो गया। हम लोग डायरेक्शन कोसाइन भी सीखेंगे। अच्छा, ये हमारे पास 3D में डायरेक्शन रेशियो होता क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। जैसे हमारे पास 3D इस तरीके से हो जाए, दिस एक्स वाई जेड एक्सिस। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट हो जाए तो डायरेक्शन रेशियो का मतलब होता है इससे हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें ये, तो ये 90 आप यहाँ पर, इसी से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, इसी से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। तो जो परपेंडिकुलर ड्रा करने पर इस डिस्टेंसेज आ रही हैं, जैसे यहाँ पर ये डिस्टेंस आ रही है और यहाँ पर ये डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस आ रही, यही डिस्टेंस लिख देंगे। जैसे यहाँ पर A B C, तो यही आपका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो मीन I J K, इनके कोफिशिएंट जो होते हैं मल्टीपल होते हैं, वही आपके पास डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं। अब हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन। इसी के आगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन वाला स्टेप पढ़ लेंगे। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पढ़ लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन। फिर से हम लोग एक्सेज बना लेते हैं अपनी। इस तरीके से हमारे पास एक्सेज होती हैं, एक्स एक्सेज, वाई एक्सेज एंड जेड एक्सेज। देखिए कहीं भी कोई भी पॉइंट हमारे पास हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर ABC के फॉर्म में हम लिख लेते हैं, तो ये पॉइंट हमारा ABC हो जाता है, ABC हो जाता है। इसका मतलब इससे एक्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है, देखिए यहाँ 3D तो है नहीं इसलिए आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर ये आके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा हो गया। इस एंगल को हम लोग इसको 90 ही कहेंगे। यहाँ से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा हो गया और यहीं से आपका वाई एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा, यहीं से आपका जेड एक्सिस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा, सभी पर परपेंडिकुलर ड्रा हो गया। तो ये डिस्टेंस आपके पास A होती है, दिस डिस्टेंस B होती है। यही डायरेक्शन रेशियो में भी पढ़ा था, यही यहाँ पे। लेकिन अब बात ये आई कि अगर हम इसको ओरिजिन से O से इस पॉइंट P को ज्वाइन कर दें, इस P को, जो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा इसको हम अल्फ़ा कह लें, वाई एक्सिस के साथ जो बनाएगा इसे बीटा कहते हैं, और जेड एक्सिस के साथ जो बनाएगा उसे गामा कहते हैं। तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा के कॉस निकालना है, यानी कॉस निकालना है। तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा क्या होता है? एंगल का मतलब होता है कि एंगल अपने आप बता देगा कि आपका ओपी किस डायरेक्शन में होगा, तो एंगल ही बता देगा, एंगल से हम मैच कर लेंगे। अब कॉस अल्फ़ा कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर हो सकता है देखने में आपको प्रॉब्लम लग रही हो, लेकिन इसी बात को आप ऐसे देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पर ये समझना है तो ऐसे देखिए, ओपी को तो हम लोगों ने निकाल लिया है। ओपी क्या होता है? इसका मॉड हो गया किसी वेक्टर का, और ओपी वेक्टर अगर आप निकालते हो तो ऐसे ही तो होगा, AI प्लस BJ प्लस CK। अब मॉड ऑफ OP अगर हम निकालें, मॉड ऑफ OP, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर,
इस तरीके से आप लिखोगे अंडर रूट में। इसी को तो हम लिखते हैं मॉड ऑफ सिग्मा ए स्क्वायर, ये ओपी का मॉड हो गया। अच्छा कॉस हमें ये वाई के साथ तो ये बीटा एंगल ही था हमारे पास, तो अगर हमें कॉस बीटा निकालना है तो कॉस बीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही होगा। और बेस ये बी है, तो कॉस बीटा निकालते समय ये आपको आसानी से दिख रहा होगा कि बी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। इसी तरीके से इसके साथ निकालेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये सी अपॉन हो जाएगा, कॉस गामा इक्वल टू सी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरीके से आपको एक्स एक्सेस पे तो नहीं दिख रहा है, इसलिए परपेंडिकुलर आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अपने घर की जो दीवार होती है, फर्श होती है, फर्श पर खड़े होकर दोनों दीवार देखिए और एक वर्टिकल जा रहा है, उस कार्नर पे देखिए तो तीनों एक्सेस आपको दिखेंगे। वहीं से आप कॉस एल्फ़ा अगर लिखोगे तो वो ए अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर। तो इसी कॉस बीटा कॉस गामा कॉस एल्फ़ा, यानी कॉस एल्फ़ा जो होता है इसको हम लोग एल लिखते हैं, कॉस बीटा जो होता है इसको एम लिखते हैं, और कॉस गामा जो होता है एन होता है। ये हम लोग इसको नोट करेंगे। मीन एल इक्वल टू क्या हो गया, अब आप लिखोगे एल इक्वल टू ए अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, एम इक्वल टू बी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, एन इक्वल टू सी अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास एल एम एन की वैल्यू आ गई। तो ये एल एम एन की वैल्यू जो है इसी को हम लोग कोसाइन कहते हैं। यहीं पर थोड़ा सा और आपको सीखने के लिए कहेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम ये कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा के स्क्वायर का सम कर लें या एल एम एन के स्क्वायर का सम कर लें, तो आइए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर, और इसको सम कर लेते हैं और सम करके देखते हैं क्या होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखिए एल स्क्वायर इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, और सिग्मा ए स्क्वायर इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया, प्लस सी स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ए स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व किया जाए, देखिए सब में सिग्मा ए स्क्वायर है तो एलसीएम हमारे पास सिग्मा ए स्क्वायर ही आ गया, लेकिन ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ। और मैंने जैसे बताया था कि सिग्मा ए स्क्वायर क्या होता है, वो तो हम लोगों ने शार्ट में लिख लिया था, नहीं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सिग्मा ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। ये कैंसिल आउट होकर 1 हो गया। मीन आपके पास एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यह एक तरीके से आपके पास एक फार्मूला हो गया। यहीं से हमें फिर से देखने को मिल गया कि एल मीन कॉस होता है, तो कॉस स्क्वायर एल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। यहीं से हम लोग थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। मेन 3D में ही यूज होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज होता है। जैसे कॉस स्क्वायर एल्फ़ा है, इसको हम लोग एक फार्मूले से अपने लिखते हैं। हमारे पास एक कॉस टू एल्फ़ा का फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो, कॉस टू एल्फ़ा, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एल्फ़ा माइनस 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर एल्फ़ा की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस टू एल्फ़ा अपॉन 2, तो ये होगा 1 प्लस कॉस टू एल्फ़ा अपॉन 2। ऐसे ये होगा 1 प्लस कॉस 2 बीटा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2 गामा अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब इसको आप देखिए 2 तो यहाँ डिवाइड में सब में कॉमन ले लो, तो 1 प्लस कॉस 2 एल्फ़ा 1 प्लस कॉस 2 बीटा 1 प्लस कॉस 2 गामा इक्वल टू 2। 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको आप देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 1 2 1 3, तो 3 आपका प्लस में है, राइट साइड आप इसको भेज दीजिए। यहाँ से आपको कॉस टू एल्फ़ा
प्लस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस 2 गामा, इसकी वैल्यू 1 1 2 1 3 2 -3 -1 हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। यहीं से हम एक और सॉल्व कर लेते हैं इसी की वैल्यू। अब यहीं से अगर कॉस को हमें साइन में चेंज करके लिखना हो तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये सब अगर सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, देखिए ये आप ये कह दो कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा हम राइट साइड ले गए तो ये सब प्लस में हो गया, और इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो 1 + 1 2 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक तरीके से ये भी आपका एक डेरिवेशन हो गया है, इसको भी याद रखिएगा। अगर अल्फ़ा बीटा गामा डायरेक्शन रेशियोज, मतलब वो एंगल होते हैं डायरेक्शन कोसाइन वाले, ऐसा कुछ कहीं गिवन है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में अल्फ़ा बीटा गामा डिनोट हो, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा का रिलेशन जो होता है इक्वल टू ये 2 होता है। ये वैल्यू याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपके पास ये नोट होता है, ठीक है। एलिमेंट की फॉर्म में गिवन है तो 1 होता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, ये आपके पास 1 होता है। लेकिन यही 2 में cos 2 अल्फ़ा cos 2 बीटा cos 2 गामा ये -1 होगा। साइन में हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। इसको आप देखते हुए याद रख लीजिएगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हो जाता है, एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, और ये क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन of the position vector of the point। देखिए यहाँ पर पॉइंट आप कुछ भी लिख सकते हो, तो पॉइंट ए करके मैं 1 1 2 ऐसा लिख लेता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ हुआ कि ओ ए आपके पास गिवन है, ओ ए वेक्टर गिवन है 1i प्लस 1j प्लस 2k, ये आपके पास गिवन है। और डायरेक्शन रेशियो जो होता है, डायरेक्शन रेशियो DR लिख दिया, डायरेक्शन रेशियो यही जो i j k का मल्टीपल होता है वही तो आपके पास होता है, A1 B1 C1 यही होता है। तो 1, 1, 2 हो गया। लेकिन डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको मॉड ऑफ OA निकालना होगा, तो मॉड ऑफ OA निकाल लो पहले, अंडर रूट लगा लो, तो 1 1 2 इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4, तो ये आपका सॉल्व करने पर 6 हो गया। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन A/सिग्मा A स्क्वायर, इसका मतलब 1 सिग्मा A स्क्वायर 1/√6 और दूसरा 1/√6, थर्ड आपके पास 2/√6। इस तरीके से आप लिख सकते हो। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये होता है, अ वेक्टर R हैज मैग्नीट्यूड 14 यूनिट एंड डायरेक्शन रेशियो 2 3 -6, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R। इस तरीके से आपके पास हो गया। इसमें केवल इतना और दिया गया है, गिवन डेट R मेक एक्यूट एंगल टू द एक्सेस। इस तरीके से देखिए डायरेक्शन रेशियो 2 3 -6 हो गया। इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई? हम कंपोनेंट अगर R वेक्टर की बात कर लें तो आप तो ऐसे निकालोगे,
R1I प्लस R2J प्लस R3K। देखिए 2 3 -6 डायरेक्शन रेशियो गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू है क्या है मुझे नहीं पता। तो R1 इक्वल टू 2K लिख लेता हूँ, R2 इक्वल टू 3K और R3 इक्वल टू -6K। इसका मतलब रेशियो है, तो के कैंसिल हो गया, 2 3 -6 यही आपके डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो ये तो आपके पास हो गया। अब मॉड ऑफ R ये आपके पास गिवन है 14 यूनिट। इसका मतलब हुआ L इक्वल टू R1 अपॉन, आप यही लिखोगे R1 अपॉन मॉड ऑफ R, ये लिखोगे। तो यहाँ पर 2K अपॉन 14 हो गया। और M इक्वल टू आप लिखोगे R2 अपॉन मॉड ऑफ R, वेक्टर R, ये वेक्टर होगा। तो यहाँ पर हो गया 3K अपॉन 14। इसी तरीके से N इक्वल टू R3 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R लिखोगे और इसकी वैल्यू -6K अपॉन 14 ये लिखी जाएगी। हम यहाँ से क्या देखते हैं, अगर हम इसको कैंसिल कर लें तो K अपॉन 7 और ये L की वैल्यू हो गई। M की वैल्यू हमारे पास 3K अपॉन 14, ये अभी कैलकुलेट नहीं हो पाएगी, नहीं सॉल्व होगी। और N की वैल्यू ये -3K अपॉन 7 इस तरीके से होगी। लेकिन आपको एक बात याद है, हमें क्या याद है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो इन सब के स्क्वायर का सम कर लेते हैं, तो स्क्वायर का सम कर लेते हैं, ये तो इजी हो जाएगा। तो K अपॉन 7 इसका होल स्क्वायर प्लस 3K अपॉन 14 का होल स्क्वायर प्लस -3K अपॉन 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, K स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर कॉमन हो गया। यहाँ 1 प्लस ये 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा अपॉन यहाँ 7 इंटू 2, तो 7 स्क्वायर कॉमन हुआ, 2 का स्क्वायर 4 रह गया, प्लस K स्क्वायर कॉमन 7 स्क्वायर कॉमन -3 का स्क्वायर ये 9 हो गया, दिस इक्वल टू 1 हो गया। K स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर 49 होता है, ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 1 10, 10 4 जा 49 अपॉन 4, दिस इक्वल टू 1। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करते हुए आप क्या देख रहे हो कि 49 से 49 कैंसिल हो गया, और जब सॉल्व किया गया तो K स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, K इक्वल टू प्लस -2 हो गया। देयरफॉर L इक्वल टू, अब आप L की वैल्यू लिखिएगा, L की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग K अपॉन 7 डेट इट प्लस -2 अपॉन 7। M की वैल्यू जब हम लोगों ने निकाला था तो 3K अपॉन 14 था, 3K यानी 3 2 जा प्लस -6 अपॉन 14 हो गया। N की वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे तो N की वैल्यू हमारे पास -3K था, तो माइनस से ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 3K 3 2 जा 6 अपॉन 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इतना तो मैंने लिख लिया, ये आपका आंसर हो सकता है, बट एक्यूट एंगल यहाँ पर ये बोला गया था आर मेक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल इसका मतलब K की वैल्यू निगेटिव वाली नहीं लेना है, यानी एलिमेंट की जो वैल्यू है वो निगेटिव वाली नहीं लेना है, तो निगेटिव नहीं लेना यानी सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो L की वैल्यू हम यहाँ पर 2/7 लिखेंगे, M की वैल्यू 6/14 लिखेंगे, लेकिन N की वैल्यू में जैसे ही आया देखिए यहाँ पर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ये पॉजिटिव ले रहे हैं, तो रिवर्स हो गया, तो इसका मतलब वो उसी सीक्वेंस में लेंगे, तो माइनस ही लेंगे, यहाँ पर -6/7 ले लेंगे। तो इस तरीके से अभी हमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। कहाँ सॉल्व करना होगा, ये वाला स्टेप, L इक्वल टू 2/7, M इक्वल टू 3/7, N इक्वल टू -6/7, ये आपके पास आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R बताना है। तो पहले वेक्टर R क्या होता है ये हम लोग लिखेंगे। वेक्टर R हमारे पास क्या होगा, इसको आप देखिए, ये R1I R2J R3K, यानी R1 R2 R3 की वैल्यू देखिए 2K 3K -6K, हमें यहाँ ये देखना होगा R1 R2 R3 2K 3K एंड -6K।
R1i प्लस R2j प्लस R3k, और इसकी वैल्यू आपके पास हो गई थी 2ki प्लस 3kj एंड लास्ट आपकी वैल्यू थी -6k और k कैप। देखिए वो k और ये कैप के में अंतर है, और k की वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेंगे, पॉजिटिव मतलब +2/7 ले लेंगे। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू हमारे पास जो आएगी, k की वैल्यू, एक मिनट, k की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एलिमेंट की वैल्यू आ गई थी हमारे पास, k की वैल्यू +-2 आई थी, यानी हम +2 लेंगे। तो +2 लेते ही ये 4i हो जाएगा, 2 3 जा 6j हो जाएगा, -6 2 जा 12 k कैप हो जाएगा। ये वेक्टर r हो गया। अब स्केलर कंपोनेंट आप लिख लो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r, i का मल्टीपल 4, j का मल्टीपल 6 एंड -12, ये आपका आंसर हो गया। इसी के साथ ये तो स्केलर कंपोनेंट हो गया, और अगर वेक्टर कंपोनेंट हमें लिखना है तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ r लिखना है, तो इसी बात को हम ऐसे लिख लेंगे कि 4i 6j -12k। तो इस तरीके से हमने स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट दोनों लिख दिए। तो ये आपके आंसर होंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे फिर और सीखेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, बाय।